एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जिसने सिर्फ 32 साल की उम्र में पैदल चलकर पूरे भारत को एक विचार से जोड़ दिया। हम आज बात करने वाले हैं आदि शंकराचार्य की, जिनकी बहुत छोटी सी जिंदगी ने इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी थॉट है जो हमारी पूरी रियलिटी पर, जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते और समझते हैं, उस पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा देता है। यही वो विचार है जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को इंस्पायर भी किया है और हैरान भी। तो इस सफर में हम कहां-कहां चलेंगे? सबसे पहले हम उस दौर के भारत को समझेंगे जिसमें शंकर का जन्म हुआ। फिर हम उनकी जबरदस्त जिंदगी और उनकी माइंड ब्लोइंग फिलॉसफी में उतरेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि उनकी लेगेसी आज भी हमारे समय में कैसे जिंदा है। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं टाइम में थोड़ा पीछे। 8वीं सदी का भारत। जरा इमेजिन कीजिए, ये कोई शांत दौर नहीं था, ये एक इंटेलेक्चुअल बैटल ग्राउंड था, एक वैचारिक रणक्षेत्र जहां हर गली, हर मठ में बस एक ही चीज हो रही थी, बहस, बहस और बहस। एक तरह से पूरा देश एक वैचारिक कढ़ाई में उबल रहा था, सैकड़ों सेक्ट्स में बटा हुआ, और हर कोई ये साबित करने में लगा था कि बस मेरा ही रास्ता सही है, मोक्ष तो बस यहीं से मिलेगा। यूनिटी, एकता का तो दूर दूर तक कोई नामो निशानी नहीं था। तो इस मैदान में कौन कौन से बड़े प्लेयर्स थे? एक तरफ थी मीमांसा, जो कहती थी कि भाई कर्म कांड ही सब कुछ है। फिर थे सांख्य, उनका मानना था कि दुनिया दो अलग अलग चीजों से बनी है, पुरुष और प्रकृति। और हाँ, बौद्ध और जैन धर्म तो थे ही, जिनकी अपनी अपनी बहुत गहरी इंटरप्रिटेशंस थीं। और इसी इंटेलेक्चुअल शोर के बीच एंट्री होती है शंकर की। और इस वैचारिक केओस को, इस अंधेरे को चीरने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड का जन्म होता है। एक कहानी है, कहते हैं कि उनके माता पिता को एक चॉइस दी गई थी, एक ऐसा बेटा जो ब्रिलियंट होगा लेकिन उसकी जिंदगी छोटी होगी, या फिर एक साधारण सा बेटा जिसकी उम्र लंबी होगी। और उन्होंने चुना ब्रिलियंस को, प्रतिभा को। जैसे जैसे किस्मत खुद ही कह रही हो कि देखो, इस लड़के के पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत बड़ा। और उनकी प्रतिभा, अरे वो तो सच में माइंड ब्लोइंग थी। जरा सोचिए, 8 साल, सिर्फ 8 साल की उम्र में वेदों पर मास्टरी और सन्यासी बनने का फैसला। वाव! फिर गुरु को ढूंढने के लिए 2000 किलोमीटर पैदल, और 16 साल की उम्र में, अरे 16 साल की उम्र में कोई क्या कर रहा होता है? और वो निकल पड़े थे पूरे भारत को इंटेलेक्चुअली कॉन्कर करने। तो इस सारे इंटेलेक्चुअल केओस का, इस बिखराव का, शंकर का जवाब क्या था? उनका जवाब था अद्वैत वेदांत। एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया जो हर तरह के डिवीजन को, हर तरह के बंटवारे को ही जड़ से खत्म कर देता है। तो अद्वैत क्या कहता है? सिंपल, शंकर के हिसाब से एब्सोल्यूट रियलिटी, परम सत्य सिर्फ एक है, और वो है ब्रह्मा। अब देखिए, इसे कोई भगवान या कोई पर्सन मत समझिए, ये वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो प्योर एग्जिस्टेंस है जिससे सब कुछ बना है। ठीक वैसे ही जैसे सागर और उसकी लहरें। लहरें कितनी भी अलग अलग क्यों ना दिखें, हैं तो आखिर में पानी ही ना, है ना? बस ब्रह्म वही पानी है, सब में, सब कुछ में। तो जाहिर है सवाल उठेगा कि भाई, अगर सब एक ही है तो फिर हमें ये सब अलग अलग क्यों दिखता है? मैं अलग, ये कैमरा अलग, ये दुनिया अलग। शंकर का जवाब है माया। इसे समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है वो रस्सी और सांप वाला। सोचिए, आप अंधेरे में जा रहे हैं और एक रस्सी को सांप समझकर डर जाते हैं। क्या वहां सच में सांप था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस आपके दिमाग का, आपके अज्ञान का एक इल्यूजन था। शंकर कहते हैं ये दुनिया भी कुछ कुछ वैसी ही है, एक कॉस्मिक इल्यूजन। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये दुनिया है ही नहीं, कि ये सब फेक है। नहीं, शंकर इसे मिथ्या कहते हैं। मतलब इसकी एक रिलेटिव रियलिटी है, बिल्कुल एक सपने की तरह। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो वो 100% असली लगता है ना? हर फीलिंग, हर डर, सब असली। पर जैसे ही हम जागते हैं, हमें पता चलता है कि अल्टीमेट रियलिटी कुछ और थी। बस दुनिया का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल ऐसा ही है। और यही अद्वैत का सबसे पावरफुल, सबसे लिबरेटिंग ट्रूथ सामने आता है कि ये जो शरीर है, ये हम नहीं हैं। ये जो मन है, ये भी हम नहीं हैं। हमारी असली आइडेंटिटी, हमारी आत्मा, वो खुद, वो अनंत ब्रह्म ही है। मतलब मोक्ष कहीं बाहर जाकर कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि बस ये रियलाइज करना है, ये पहचान लेना है कि हम हमेशा से क्या थे और असल में क्या हैं।
लेकिन शंकर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट फिलोसोफर नहीं थे जो बस गहरी गहरी बातें करते हों। वो एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। तो चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने इन ऊंचे विचारों को जमीन पर कैसे उतारा और एक बटे हुए देश को एक धागे में कैसे पिरोया। उस टाइम पे हालत ये थी कि विष्णु को मानने वाले शिव को मानने वालों को अपना दुश्मन समझते थे और शक्ति के उपासक किसी और को, मतलब आपस में ही झगड़ा। शंकर ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक जीनियस आइडिया दिया। उन्होंने कहा, अरे लड़ क्यों रहे हो, ये सारे देवता अलग अलग हैं ही नहीं, ये तो बस एक ही अल्टीमेट रियलिटी के, एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग चेहरे हैं। और इस आइडिया को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने शुरू की पंचायतन पूजा। इसमें क्या होता है, आप अपने फेवरेट देवता, अपने इष्ट देव को बीच में रखते हैं, लेकिन साथ ही 4 और मेन देवताओं की भी पूजा करते हैं। ये क्या था? ये रोज रोज की एक रिमाइंडर थी कि देखो, राष्ट्र अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। फिलॉसफी को प्रैक्टिस में लाने का इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए, कोई भी आइडिया, कोई भी विचार तभी तक जिंदा रहता है जब तक उसे संभालने वाले इंस्टीट्यूशंस हों, और शंकर ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए उन्होंने सिर्फ विचार नहीं दिए, उन्होंने ऐसी संस्थाएं बनाई जो आज 1200 साल बाद भी उनके ज्ञान के पावर हाउस बने हुए हैं। उन्होंने एक ब्रिलियंट काम किया। भारत के चारों कोनों में 4 मठ बनाए, पूरब में पुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में जोशीमठ और दक्षिण में श्रृंगेरी। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूरा देश एक सिंगल स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिट है। इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय के जो सन्यासी थे, जो इधर उधर भटकते थे, उन्हें ऑर्गेनाइज किया एक डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में, जिसे दशनामी संप्रदाय कहते हैं। उन्होंने इन ज्ञान के सिपाहियों को एक आइडेंटिटी दी, एक मिशन दिया, ताकि उनका मैसेज, उनकी टीचिंग्स देश के कोने कोने तक पहुंचे। तो सवाल यह है कि क्या ये सब 1200 साल पुरानी बातें आज की हमारी फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया में कोई मीनिंग रखती हैं? चलिए देखते हैं। शंकर सिर्फ एक सीरियस हेवी ड्यूटी फिलोसोफर ही नहीं थे, वो एक पैशनेट कवि भी थे। उनका एक बहुत फेमस भजन है, भज गोविंदम। ये आज भी हमें एक वार्निंग देता है, एक सीधी साधी चेतावनी कि अरे मूड, धन दौलत, स्टेटस और झूठी शान के चक्कर में मत पड़ो। अपना ध्यान उस पर लगाओ जो इटर्नल है, जो हमेशा रहने वाला है। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर ये दुनिया, जैसा शंकर कह रहे हैं, एक सपने की तरह रिलेटिव है, तो फिर सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स, वो बैंक बैलेंस या करियर में मिली सक्सेस, इनका असल में क्या मतलब रह जाता है? ये एक सवाल, सिर्फ ये एक सवाल हमारे मॉडर्न लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। आज की दुनिया में हम क्या करते हैं? हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं अपनी जॉब से, अपनी कार से, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से। शंकर की फिलॉसफी हमें एक बहुत गहरा और बहुत सिंपल सच याद दिलाती है कि हमारी वैल्यू इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, हमारी असली कीमत इस बात में है कि हम असल में क्या हैं, एक इन्फिनिट, इटर्नल कॉन्शियसनेस।